मित्रों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, आशा करते हैं आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जो कि साइंस के आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार रेलवे पूछता आ रहा है। कि उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। बायोगैस मित्रों जो होती है, पूछा गया उसका प्रमुख हिस्सा कौन सा होता है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो बायोगैस जो होती है मित्रों, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम गोबर गैस कहते हैं। क्या दोस्तों? गोबर गैस जो होता है इसी का नाम होता है। इसका फार्मूला होता है CH4। क्या दोस्तों? CH4 जो होता है यह इसका फार्मूला होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। इसी को मित्रों क्या कहेंगे? मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस कहते हैं। ये गैस होती कहाँ पर है? तो सड़ी गली जो चीजें होती हैं, सड़ी गली वनस्पति, सड़ी गली वनस्पति, दलदली भूमि, दलदली भूमि और कोयले की खदान, कोयले की खदानों में पाई जाने वाली गैस है। पाई जाने वाली गैस है। यह ज्वलनशील होती है। क्या मित्रों? ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील होती है। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर हमारा होगा वह क्या हो जाएगा? इसमें जो मीथेन गैस दिया गया है, इसी गोबर गैस को क्या कहते हैं मित्रों? मीथेन कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों? मीथेन गैस कहते हैं। मीथेन जो होता है यह कार्बन से 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कैसे मित्रों? 1 कार्बन और 4 इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर हमारा होगा, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा खाली जगह होता है। तो आप आसानी से लगा सकते हैं अब कौन सा होगा। इसमें मीथेन होता है दोस्तों, जिसे हम मार्स गैस, गोबर गैस और दलदली भूमि में पाई जाने वाली गैस धान के खेतों में मिलने वाली, कहाँ दोस्तों? धान के खेतों में, धान के खेतों में पाई जाने वाली गैस यही है दोस्तों। इसके बाद में अगला इसमें ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है। क्या मित्रों? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक पाई जाती है। ब्रह्मांड जो है दोस्तों, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसको हम H2 से दर्शाते हैं। अब हाइड्रोजन जो होती है ये बहुत ही ज्वलनशील होती है और सबसे अच्छा ईंधन होता है। हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन है। क्या मित्रों? हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन है। सबसे अच्छा ईंधन है। इस हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व पूछा जाए, आवारा तत्व किसे कहते हैं? आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसे मित्रों? आवारा तत्व जो होता है हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसका कहीं भी स्थान फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको हम आवारा तत्व कहते हैं। यह ज्वलनशील होती है। क्या होती है मित्रों? ज्वलनशील। यह ज्वलनशील होती है। परमाणु क्रमांक कितना होता है मित्रों? तो परमाणु क्रमांक इसका जो होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना दोस्तों होगा? 1 होगा। इसे हम S ब्लॉक में रखते हैं। S ब्लॉक जो होता है, S ब्लॉक में, S ब्लॉक में इसे रखा जाता है। तो मित्रों, पूछा जाता है S ब्लॉक का ऐसा कौन सा तत्व है जो कि अधातु है? क्या है मित्रों? यह S ब्लॉक का एकमात्र ऐसा तत्व, एकमात्र ऐसा तत्व जो कि धातु है, जो कि
जो कि धातु है। क्या है दोस्तों, एस ब्लॉक जो होता है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम ये तत्व होते हैं। उनमें से हाइड्रोजन ही एक मात्र ऐसा तत्व है जो कि क्या होता है, गैस होता है, यानी कि वो धातु नहीं है। क्या है, धातु नहीं है, ये गैस है। तो एस ब्लॉक का एकमात्र ऐसा तत्व जो कि क्या है मित्रों, अधातु है, जो कि अधातु या गैस है। क्या है मित्रों, अधातु है। इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि पीलिया की एक बीमारी है। पीलिया पूछा गया है कि पीलिया किसकी बीमारी है। तो पीलिया मित्रों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फेफड़ा होता है, हृदय होता है, आंख होती है या यकृत। आरआरबी जेईई 2019 में मित्रों पूछा गया प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि पीलिया रोग जो होता है वह, उससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसमें मित्रों जो हमारा लीवर होता है, क्या होता है दोस्तों, लीवर। लीवर आपको पता है क्या करता है, ये पित्त रस का स्राव करता है। किसका दोस्तों, लीवर जो होता है पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है, स्राव करता है। और जब ये पित्त रस का स्राव करना बंद कर देता है तो बाइल जूस जो होता है वह हमारे हृदय में क्या हो जाता है, संचित होने लगता है, यानी कि यह एकत्रित होने लगता है, जिससे हमारा हृदय जो यकृत होता है वह यकृत कैसा हो जाता है, पीला। तो ये लीवर जो होता है पित्त रस के कारण, पित्त रस के कारण यकृत, इसी को मित्रों जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिगर, यकृत और आंखें और आंखें हमारी कैसी हो जाती हैं, आंखें हमारी पीली हो जाती हैं। कैसी दोस्तों, पीली, पीली हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। जिससे इससे के कारण इसे हम क्या कहते हैं, पीली होने के कारण, पीली होने के कारण इसे हम पीलिया कहते हैं, इसे पीलिया रोग कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों, पीलिया रोग कहते हैं। पीलिया रोग किसे कहा जाता है, तो पीलिया रोग जो होता है हमारा यकृत से संबंधित है। इसमें यकृत, हमारा लीवर और आंखें जो होती हैं पीले कलर की हो जाती हैं, और हमारा शरीर जो होता है लगभग पूरा का पूरा पीला जैसा दिखता है। तो कौन सा रोग होता है, पीलिया। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, यह यकृत की बीमारी है। क्योंकि आपको पता है यकृत से क्या निकलता है, पीले रंग का पदार्थ पित्त रस निकलता है। जब पित्त रस की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है तो हमारा लीवर कैसा हो जाता है, लीवर और आंखें पीले कलर की दिखाई देने लगती हैं। अब लीवर जो होता है तुम्हें पता है यह सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथ है, सबसे बड़ी ग्रंथ है। क्या है मित्रों, लीवर सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथ है, सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथ है। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, सबसे बड़ी ग्रंथ होती है लीवर, जो है सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, पाचन में सहायक होता है। इसमें से बहुत सारी प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइमों का क्या होता है, इसमें से तुम्हारी प्रोथ्राम्बिन, हिपैरिन और फाइब्रिनोजन ऐसी कुछ प्रोटीनें निकलती हैं। अब इसमें मित्रों देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है, थोड़ा टफ है कि निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। एक तरफ हार्मोन दिए गए हैं, एक तरफ क्या है दोस्तों, हार्मोन दिए गए हैं, और एक तरफ स्रावी ग्लैंड्स, यानी कि एक तरफ हार्मोन्स हैं, दूसरी तरफ ग्रंथियां हैं, ग्लैंड दिए गए हैं। जिसमें से पूछा गया है इसमें कि कौन सा, किसमें इसमें मिलान करना है, यानी कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो हार्मोन मित्रों कुछ ऐसे तत्व या तुम्हारे ये होते हैं जो क्या करते हैं, अपने किसी भी कार्य को स्रावित होने के बाद में, अपने कार्य को जिस कार्य के लिए निकले हैं उसको स्रावित करने के बाद पुनः नष्ट हो जाते हैं, और शरीर की विभिन्न जो होती हैं क्रियाओं को करने के लिए हार्मोन्स और एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और हार्मोन्स जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कोलीप के हार्मोन्स, कोलीप के हार्मोन्स जो होते हैं ये कहाँ से स्रावित होते हैं, तो कोलीप्स के हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे स्रावित होते हैं
ये सी में इसमें मिलान करेंगे पैराथायराइड ग्रंथ। पैराथायराइड ग्रंथ जो होती है वहां से कोलेप्स नामक हार्मोन्स निकलता है। फिर है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो होता है यह हमारा निकलता है अधिवृक्क ग्लैंड से। कहां से मित्रों? अधिवृक्क ग्लैंड से। मेलाटोनिन यानी कि मेलाटोनिन जो हमारा है यह निकलेगा कहां से? पीनियल ग्लैंड जो होती है वहां से मेलाटोनिन जो होता है यह हार्मोन निकलता है। यह जो होता है त्वचा के रंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इसके बाद में फिर अगला हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है यह कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और ये महिलाओं में दुग्ध स्राव के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनमें जो दुग्ध का स्राव होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो यही हार्मोन जो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है यह दुग्ध स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद में अगला हमारा है, यह न्यूमेरिकल है मित्रों। पूछा गया है कि 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। कहा गया है कि 750 वाट की एक वॉशिंग मशीन है, 4 घंटे तक प्रतिदिन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। यानी कि ऊर्जा हमसे पूछी गई कितनी यूनिट इसमें बिजली समाप्त होगी इसको चलाने में। तो मित्रों हमने एक फार्मूला बताया था कल ही कि व्यय ऊर्जा बराबर होता है वाट। क्या होता है मित्रों? वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरण जितने लगे हुए हैं। अब मित्रों नीचे क्या होता है? नीचे होता है 1000। ये हमारा क्या होता है? ये होता है सूत्र। अब इसमें हमको क्या करना है? मान रखना है और आंसर बताना है। जैसे इसमें हमने मान रखा कि कितने वाट की है। वाट का यहाँ पर दिया गया है कितना मान है? 750 वाट। गुणे घंटा कितने हैं दोस्तों? तो यहाँ पर लिखा गया है कि 4 घंटे प्रतिदिन के लिए। तो ये घंटे की जगह पर कितना लिखेंगे? 4 गुणे दिन जो हैं कितने? प्रतिदिन। प्रतिदिन का मित्रों मतलब होता है 1। और उपकरण कितने हैं? उपकरण है हमारा 1, क्योंकि एक विद्युत वॉशिंग मशीन 1 कह रहा ना, तो वॉशिंग मशीन कितनी हुई? 1 वॉशिंग मशीन हमको कहाँ करेंगे? यहाँ पर उपकरण की जगह पर रख देंगे। अब क्या करेंगे? इसको हम 1000 से भाग करेंगे। 1000 से इसको क्या कर देंगे? भाग करेंगे। ऊपर से गुणा कराइए दोस्तों। जब हम गुणा कराएंगे तब 4 0 में 0 होगा, 4 पंचे 20 का 0, 4 सते 28, 28 और 2 ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 30 हो जाएगा। नीचे कितना है? 1000। नीचे कितना है दोस्तों? नीचे है हमारा 1000। ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, बचेगा कितना? 3 यूनिट। कितना दोस्तों? 3 यूनिट जो होगी बिजली वह हमारी क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। इसमें देखो 3 यूनिट मित्रों कहाँ दिया गया है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया गया है 3 यूनिट्स। तो इसका जो सही आंसर हमारा है कितना आया? 3 यूनिट्स। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसमें दिया गया था कि 700 वाट की एक वॉशिंग मशीन है। फार्मूले में होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरण। इन सब के मान रख करके 1000 से हमको क्या करना है? भाग करना है। जैसे ही हमने 750 मान रखा, घंटे 4 हैं, दिन 1 लग रहा है, उपकरण कितना है? 1। 1000 से भाग करेंगे, आंसर हमारा कितना आएगा? आंसर हमारा आ गया 3 यूनिट। दोस्तों समझ में आ रहा तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद में आगे हमारा प्रश्न है, ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ग्रंथियां होती हैं, जैसे तुम्हारी थायराइड ग्रंथि हुई, आग्नेय यकृत, लीवर, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्सों का स्राव होता है। उन हार्मोनों को इसमें जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसी प्रकार इसमें कहा गया ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर मित्रों एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, या उसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे पीयूष ग्रंथि हमारी जो होती है, पीयूष ग्रंथि, इस पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है? तो मास्टर ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्रंथि जो होती है उसे ही क्या कहेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन्स पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। क्या करती है? पूरे शरीर पर कंट्रोल करती है। क्या करती है मित्रों? पूरे शरीर का कंट्रोल या नियंत्रण करती है, अपने हिसाब से पूरे शरीर को चलाती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। यानी कि पूरे शरीर पर कंट्रोल किसका रहता है? इस मास्टर ग्रंथि का रहता है। इसीलिए मास्टर ग्रंथि जो होती है, इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये पाई कहाँ जाती है? तो मित्रों ये वाला देख रहे होगे, यहाँ पर जो बॉक्स जैसा बनाना मध्य मस्तिष्क जो होता है हमारा, उसमें मटर के दाने के समान होती है। इसको बाहर निकाला गया। इसके भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट मित्रों? दो पार्ट। इधर से जो होते हैं कुछ एंजाइम निकलते हैं और कुछ एंजाइम इधर से निकलते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि जो होती है इसमें से एंजाइम नहीं मित्रों, हार्मोन निकलते हैं। इसमें से क्या निकलते हैं? बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो कि विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे तुम्हारा वृद्धि, ग्रोथ हार्मोन्स जो हमारे शरीर की क्या करता है? वृद्धि करता है। और भी हार्मोन्स इससे निकलते हैं, जैसे तुम्हारा FH हार्मोन्स, ADH हार्मोन्स। तो बहुत सारे हार्मोन्स हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं जो कि विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरजी, जैसे तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ये तुम्हारे वृषण से निकलते हैं। वैसे ही जो होते हैं इसमें से कई सारे हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका आंसर जो सही हमारा होगा वह कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी या अग्न्याशय। अब पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के मास्टर किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है। क्या मित्रों? हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है यह मास्टर ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? तो हमारी हाइपोथैलेमस जो होती है वह मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है। इसीलिए जो हाइपोथैलेमस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि। यानी कि वह किसका कंट्रोल करती है? यह तुम्हारी पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल करती है। इसके बाद रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या कहलाता है? यानी कि हमारे रक्त में यदि यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, तब उससे पूछा गया है कि कौन सा रोग होगा या उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मित्रों जो कहते हैं वह गठिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? गठिया बाई। आप लोगों ने सुना होगा, गठिया बाई जब हो जाती है तो उसका ये क्यों होती है? तो उसमें जो रक्त होता है, रक्त में क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। और जब इस यूरिक अम्ल की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। यूरिक अम्ल शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर रक्त में, किसमें मित्रों? रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर, यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर यह हड्डियों के जोड़ों पर जमा हो जाता है। और इसी कारण क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में क्या होता है मित्रों?
जोड़ों में दर्द होने लगता है, यानी कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां जो होती हैं लिगामेंट के द्वारा या टेंडन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अब इनमें क्या होगा कि यूरिक अम्ल हमारा जो है यह क्या करेगा, यूरिक अम्ल उन जोड़ों पर जमा हो जाएगा और हमारे जोड़ों में दर्द जो होगा उत्पन्न कर देता है। कौन होता है वो? यूरिक अम्ल होता है। ऐसा किसमें होता है? तो जो गठिया बाई होती है इसकी अधिकता से क्या होता है, इसके कारण गठिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? गठिया नामक रोग हो जाता है। क्या होगा मित्रों? तो गठिया नामक जो रोग होता है वो किससे होता है? रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ने की उपस्थिति के कारण। अब रक्त जो होता है दोस्तों, रक्त के बारे में हमने बहुत कुछ बताया है, आज फिर बता रहे हैं। जैसे हमारा रक्त, अब रक्त जो होता है सबसे पहली बात तो इसका पीएच मान तो न जाने कितनी बार पूछा गया है। इसका पीएच मान जो होता है 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। कितना मित्रों? इसका पीएच मान जो होगा, पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होगा, के कारण लाल होता है। इसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। क्या मित्रों? इसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, ये दो भाग होते हैं। अब प्लाज्मा जो होता है कितना होता है? 92% होता है। प्लाज्मा जो होता है कितना होगा? यह जो होता है ये 50 से 55% होता है। कितना मित्रों? 50 से 55% होता है। और रक्त कणिकाएं जो होती हैं यह 40 से 45% होती हैं। कितने मित्रों? ये जो होती हैं 40 से 45, कितने मित्रों? 40 से 45% होती हैं। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कितना परसेंट? 90% भाग इसमें क्या होता है? जल होता है। और 8% क्या होता है? 8% इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होंगे इसमें? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कितने में? 8% में। अब ये हमारी जो कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या मित्रों? प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स हमारी जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं कणिकाएं? तो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती हैं लाल कलर की होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा तो ऐसे जानवर हैं जिनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। पूछा जाता है कि लाल रुधिर कणिका जो होती है आरबीसी, इनमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं? तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनको हम एंथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? इनका दूसरा नाम होता है एंथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं श्वेत रुधिर कणिका, यानी कि इनको व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। अब इनका हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका, लेकिन एक नाम और होता है जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहेंगे दोस्तों? ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट जो होता है हम किसे कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो होते हैं इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन क्या होता है? इनका जीवन काल होता है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन या प्लीहा में होती है। कहाँ होगी दोस्तों? स्प्लीन या प्लीहा में होती है। कहाँ होगी? स्प्लीन या प्लीहा जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें मृत्यु होती है किसकी? आरबीसी की। प्लीहा में क्या होता है? आरबीसी की मृत्यु होती है कितने दिन के बाद? 120 दिन बाद। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इनका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। कितना मित्रों? 2 से 4 दिन जीवन काल किसका होता है? ये हमारा होता है डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी कमी जब होती है तब डेंगू जैसे बुखार होते हैं।
कीवी फल दिया जाता है, पपीते का जूस दिया जाता है, पपीता के पत्ते, तो वो सब किसमें होते हैं? प्लेटलेट्स जबकि कमी होती है, इनकी संख्या लगभग 4 लाख तक होनी चाहिए, लेकिन जब ये कम रह जाते हैं तो इसमें बकरी का दूध बताया जाता है पीने के लिए, जिससे प्लेटलेट्स की मात्रा कीवी के फल से बहुत जल्दी से बढ़ जाती है। तो मित्रों, जो रक्त हमारा होता है, एक इसका पीएच मान कितना होता है? ये 7.3 से 7.5 के बीच होता है। फिर उसके बाद में हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। क्या मित्रों? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा जो होता है तरल भाग होता है, रक्त कणिकाएं ठोस भाग होते हैं। अब इसमें प्लाज्मा जो होता है, इसमें 92% क्या होता है? जल होता है। 8% कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व, जैसे कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व, जैसे तुम्हारा इसमें दिया गया है कार्बनिक, इसमें ग्लूकोज के अलावा और भी जैसे पदार्थ हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं? यह प्लाज्मा में होते हैं। इसके बाद पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पता नहीं कितने बार इसको दोहराया गया है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट यहाँ जो हमारा है, इसमें पूछा गया है। आरआरबी 2018 में पूछा गया है कि कौन पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? पहली बात तो मिश्र धातुएं किसे कहते हैं? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। क्या मित्रों? यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का जब हम समांगी मिश्रण बना देते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं क्या? मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं समझ में आया दोस्तों? कि जो हमारी 2 धातुएं हों या 3 हों या जितनी भी धातुएं हैं, उनको किसी न किसी तरह से गला दिया जाए और एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाए। उस समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? मिश्र धातु। अब मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि कुछ धातुएं जो होती हैं उनका गलनांक ज्यादा होता है, किसी में तन्यता ज्यादा होती है, किसी में आघातवर्धनीय गुण कम होता है। उनको कठोर बनाने के लिए, किसी को मजबूत बनाने के लिए उनमें अन्य धातुएं मिक्स कर दी जाती हैं, ताकि उसमें जो है जंग वगैरह ना लगे, उसका लचीलापन समाप्त हो जाए। जैसे हमारा सोना जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है, उसमें क्या होता है? शुद्ध सोने में जो 24 कैरेट का होता है उसमें लचीलापन ज्यादा होता है, इसीलिए इसको कठोर बनाने के लिए उसमें कॉपर धातु को मिलाया जाता है, ताकि वो कठोर हो जाए और जैसा हम आभूषण बनाएं वैसा ही बना रहे। यदि उसमें कॉपर न मिलाया जाए तो आभूषण की आकृति जो होगी, इसके भार पड़ने पर दाब पड़ेगा कहीं से, तो आभूषण की आकृति बदल जाएगी। तो मिश्र धातुओं का कार्य होता है विभिन्न प्रकार के पुर्जे बनाने में, मजबूती के लिए। और मिश्र धातु कहते किसे हैं? तो ऐसी 2 या 2 से अधिक धातुएं जिनका क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब इसमें पूछा गया हमारा पीतल जो है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो होता है मित्रों, ये धातु नहीं है, क्या होती है? मिश्र धातु होती है। होता क्या है? इसमें जो कॉपर होता है यह होता है 70%। क्या होता है मित्रों? इसमें 70% क्या होता है? 70% इसमें जो होता है कॉपर होता है। क्या होगा मित्रों? तो 70% इसमें क्या होता है? 70% कॉपर और प्लस जिंक कितना होता है? 30%। 30% इसमें क्या होता है? जिंक होता है। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तब क्या बन जाएगा मित्रों? तब बनता है पीतल। क्या बनेगा? तब बनता है मित्रों पीतल। पीतल जो होता है किससे बना होता है? तो अब आज के बाद आपको नहीं भूलना है कि पीतल किससे बनेगा। तो कॉपर और जिंक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। इसके बाद में अगला यदि देखा जाए, पूछा जाता है कांसा। कांसा जो होता है, कांसा किसका बना होता है? तो कांसा जो मित्रों होता है यह कांसा। इसके बाद में एक तुम्हारा पूछा जाता है
और पूछता है कि उसका बताओ जो शोल्डर हमारा होता है, क्या मित्रों शोल्डर जो होता है बहुत बार आया है, जिसे हम रांगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसके इलेक्ट्रिक जो होती है उसमें टांके लगाए जाते हैं ना, उसे शोल्डर कहते हैं। शोल्डर या इसी को हम रांगा कहते हैं। क्या कहते हैं, रांगा। ये जो होता है शीशा और टिन का बना होता है। लेड और टिन जो होते हैं इनका क्या होता है, मिश्रण होता है। लेड और टिन का इसका क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। अब इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे, कितने मित्रों, 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। कितने वाट है दोस्तों, 100 वाट है। घंटे कितने हैं, 8, और दिन कितने हैं, 5। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। अभी हमने पढ़ा, पूछा गया है कि ऊर्जा की इकाई होगी, यानी कि कितनी ऊर्जा इसमें खर्च होगी। तो बे ऊर्जा बराबर क्या होता है मित्रों, तो बे ऊर्जा बराबर अभी आपने पढ़ा क्या होता है, वाट गुणे घंटा। मेरे साथ थोड़ा अपने आप से इसको करिएगा, देखिए क्या हो पा रहा है। वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरण। क्या मित्रों, उपकरण बटे कितना होगा, नीचे 1000 होता है ना, तो 1000 हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। अब हम बारी बारी से इनके मान रखते हैं इसमें। अब मान रखने पर इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिया है 100 वाट, तो वाट की जगह कितना लिखेंगे मित्रों, 100 लिखेंगे। घंटा कितने दिए गए हैं, तो 8 घंटे हैं। और दिन कितने हैं, 5। और उपकरण का मतलब कितनी चीजें आप चला रहे हैं। उपकरण में कितना दिया गया है, एक विद्युत बल्ब। कितना है दोस्तों, एक विद्युत बल्ब। तो उपकरण कितने हैं, एक। नीचे कितना होगा दोस्तों, नीचे होगा कितना, 1000। अब इसमें से ये 2 जीरो जो होंगे, इनसे ये 2 जीरो क्या होंगे, कट जाएंगे। 5 दूनी कितना होगा, 10, और 2 चक्कू 8, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वह कितना आएगा मित्रों, तो 4 यूनिट। कितना आएगा, 4 यूनिट हमारा जो है आंसर आ गया। यानी कि बिजली जो खर्च होगी वह कितनी समाप्त होगी, तो 4 यूनिट बिजली जो है एक 100 वाट के बल्ब को 8 घंटे तक प्रतिदिन 5 दिन तक, यानी 5 दिनों तक जलाया जाए, तब ऊर्जा कितनी समाप्त होगी, 4 यूनिट बिजली जो होती है समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। न जाने कितनी बार मित्रों बार बार प्रश्न आता है कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के मात्रक। तो प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, लेकिन वहीं पर प्रतिरोधकता की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या दोस्तों, ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। कुछ मात्रक मित्रों हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक मित्रों कूलाम होता है। क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध इसको हम आर से लिखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होगा मित्रों, इसका मात्रक ओम होता है। और इसके बाद में धारा पूछी जाए, धारा का मात्रक, धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या मित्रों, एम्पियर होता है। इसी के बाद में बात की जाए बल का मात्रक, बल का मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होगा मित्रों, न्यूटन होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। क्या मित्रों, डाइन होता है। इसके अलावा एक और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन क्या होगा मित्रों, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसका होता है, यह बल का मात्रक होता है। एक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है मित्रों, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होगा, ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो ओम मीटर जो होता है, यह ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। उसके बाद में यदि पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय
फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मित्रों क्या होता है? वेबर होता है। यदि पूछा जाए लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी, फोकस दूरी का मात्रक मित्रों, तो फोकस दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर। तो इसको मित्रों हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर सब में हम इसको माप सकते हैं। तो फोकस दूरी का मात्रक कोई एक नहीं होता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है, यानी कि फोकस दूरी के तीनों मात्रक हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आंसर इसका समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा मित्रों? ओम मीटर। ओम मीटर किसका होता है मात्रक? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। वहीं पर प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और शक्ति का मात्रक पूछा जाए किसका दोस्तों? शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता, क्षमता, इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों? तो इसका वाट होता है, वाट होता है। क्या मित्रों? वाट होता है किसका? शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता का मात्रक। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है किसी पिंड के माध्यम से, किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल, 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल ये तुम्हारा दिया गया है इतना ओम प्रतिरोध पर छूती है, इतना प्रतिरोध का मान दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर R बराबर हमको दिया गया है प्रतिरोध कितना दिया गया है? प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर 1,0,0,0,0, ये तुम्हारा क्या दिया गया है? प्रतिरोध का मान। और दिया गया 12 वोल्ट, यानी कि V बराबर दिया गया है कितना? 12 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया है कि बैटरी के टर्मिनल इतना प्रतिरोध है, किसी विद्युत धारा प्रवाहित होगी कितनी विद्युत धारा, यानी कि हमसे धारा का मान पूछा गया है I बराबर क्या मित्रों? I बराबर पूछा गया है। अब हमको पता है I बराबर क्या होता है? V अपान R होता है। I धारा बराबर क्या होता है? V अपान R होता है। ये फार्मूला हम लिखवा चुके हैं इसके पहले भी। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे V का मान कितना है? V का मान जो है 12 है। कितना दोस्तों? V का मान 12 है। प्रतिरोध का मात्रक कितना है? ये 00 और 000, 100,000,000 मान यहाँ पर दिया गया है मित्रों प्रतिरोध का। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ये 0 जो हटाएंगे, यानी कि पावर नीचे कितना होगा? 12 गुणे 10 की पावर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितना होगा? 5। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे 10 की पावर कितना होगा? 5 होगा माइनस का। अब ये पॉइंट हम इसको यहाँ पर लाएंगे तब 1.2 गुणे 10 की पावर कितना आंसर होगा? 4 होगा। यानी कि इसका जो सही आंसर हमारा है 1.2 इंटू 10 की पावर -4। इसका ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। ये तुम्हारा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में आए हैं, आने की संभावना है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इनको जरूर देखिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। परमाणु क्रमांक जो 57 पूछा गया है कि एलिमेंट कौन सा है? 57 परमाणु क्रमांक उसका है और वह किस ब्लॉक का है? जैसा कि आप जानते हैं आवर्त सारणी में कितने 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक। तो परमाणु क्रमांक 57 जिसका होता है पूछा गया वह तत्व किस ब्लॉक में आएगा? तो परमाणु क्रमांक 57 वाला जो लेंथेनम होता है, क्या होता है मित्रों? इसको हम लेंथेनम कहते हैं। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 57 होता है। तो लेंथेनम हमारा इसमें जो है ये 57 नंबर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये भाग किसका होता है? ये तुम्हारा भाग होता है डी ब्लॉक का। यहाँ 57 से 71 तक जो होते हैं इनको कहाँ रख दिया गया है? इनको इस डी ब्लॉक के जो ग्रुप है तुम्हारा इसमें इनको स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन ये तत्व किसका है? ये तत्व तुम्हारा डी ब्लॉक का ही है। 57 से 71 तक जो होते हैं इसके अंदर कहीं देखिए कलर किया हुआ पीला कलर जो है, तो पीले कलर वाले जो हैं किसके हैं? डी ब्लॉक के ही अंदर आते हैं। यानी कि लेंथेनम हमारा जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? डी ब्लॉक। ये इधर वाला मित्रों एस ब्लॉक होता है
पढ़ा होगा बहुत बार, अहली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तत्व ऐसे याद कर सकते हो। उसी प्रकार इसमें बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये पी ब्लॉक के ऐसे इसमें काशी जी संगम पर बसे, याद कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक, यानी कि परमाणु क्रमांक 57 लिथियम जो तत्व हमारा है यह डी ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, अगला है कि बाइल का स्राव होता है, बाइल जूस, यानी कि मित्रों इसको पूछा गया है कि बाइल जूस जो हमारा होता है ये कहाँ से स्रावित होता है। तो बाइल जूस इसी को हम क्या कहते हैं, पित्तरस कहते हैं। ये कहाँ से स्रावित होता है, ये कृत से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। और ये देखो मित्रों यहाँ पर क्या पित्ताशय है, ये क्या है, पित्ताशय है। इसमें क्या होता है, एकत्रित होता है। ये बनता कहाँ पर है, तो यकृत में बनेगा। यकृत में बनने के बाद ये कहाँ जाएगा, इसमें पित्ताशय में एकत्रित होता है और इसके ये पित्त नलिका के द्वारा छोटी आंत में जाता है तुम्हारा आमाशय में, तो वहां पर भोजन को पचाने में सहायता करता है, भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बाइल जो इसका स्राव कहाँ से होता है, तो ये तुम्हारा जिगर से होता है। कहाँ से, जिगर से होगा, यानी कि लीवर से होता है। तो मित्रों यहाँ पर ये आमाशय तुम्हारा बना हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, पित्तरस, ये थैली नुमा है। और ये क्या होती है, पित्त नलिका होती है, जो कि कहाँ मिलती है, ग्रहणी में आकर यहाँ पर इससे छोटी आंत से मिलकर के भोजन को क्या करती है, क्षारीय बनाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न पौधों में कोशिका की वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। इसमें साइटोकाइनिन जो होता है मित्रों, पादप हार्मोन से कुछ दिए गए हैं। ये पादप हार्मोन जो होते हैं पौधों में होते हैं। एब्सिसिक अम्ल जो होता है पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में कई बार दिखवाए हैं। रेलवे तो बार बार एक ही प्रश्न दोहराया करता है, ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आशा करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए और बताइए। उसी प्रकार आपकी क्लास आती रहेंगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।